स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो भी किसके लिए, जब M+3 आयन से M+2 आयन बन रहा है उसकी प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। जबकि इसके पहले हम M+2 से M में मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रवृत्ति पढ़ चुके हैं, M+2 से M वाले में। आज हम पढ़ने वाले हैं M+3 से M+2 में प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि एक आपको सारणी दी थी 8.2, यहाँ पर आपको दी थी 3D सीरीज, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। हाँ, और इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले का जो वीडियो है, तो यहाँ था क्रोमियम +2 अपचायक है, जबकि मैग्नीज +3 ऑक्सीकारक है। लेकिन हमने Cr लिखा बेटा, ये क्रोमियम है, हमने इसको कॉपर बोल दिया है पहले वाले वीडियो में, तो वो मिस्टेक गलत बोल दिया है मैंने। क्या बोल दिया इसको? कॉपर +2। कॉपर +2 नहीं है, ये क्रोमियम +2 है, इस बात को आप ध्यान रखना। लिखा क्रोमियम ही है, बुक में आप देखोगे तो क्रोमियम है, यहाँ भी देखो Cr लिखा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको कॉपर, तो इस मिस्टेक को आप सही कर लें, वो कॉपर नहीं है, क्या है, क्रोमियम। हाँ, तो अब हम अपने आज मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आज हमको पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव M+3 से M+2 में जो प्रवृत्ति है मानक इलेक्ट्रोड विभव की, यहाँ से यहाँ में। तो आप देखिए, सबसे पहले एक सारणी दी है 8.2, जिसमें ये 3D सीरीज बनी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया है कि स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22 है, वेनेडियम का 23 है, इसी तरीके से दिया है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये टाइटेनियम का है, ये वेनेडियम का है, ये क्रोमियम का है, ये मैग्नीज का है, ठीक है। यहाँ पर कर्ण एंथैल्पी दी है, तो ये जो 326 लिखा है ये किसकी है? स्कैंडियम की। ये जो 473 लिखा है ये टाइटेनियम की, ऐसी 281 लिखा है ये मैग्नीज की है, ये 425 लिखा है ये कोबाल्ट की है। तो यहाँ पर ये कर्ण एंथैल्पी के मान दिए हैं हमें। और फिर क्या दिया है, देखिए आयनन एंथैल्पी, फिर हमको आयनन एंथैल्पी का मान दिया है, जो क्या लिखा है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। ये क्या है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। ये क्या है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। जैसे हम ये बात करें तो ये 2393 जो है वो क्या है? स्कैंडियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। 631 क्या है? स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। ये देखिए हम 717 क्या है? मैग्नीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से समझ में आ रहा? इसके बाद ये देखो हमें क्या क्या दिया है, ये परमाणु क्रमांक दिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 3D सीरीज के एलिमेंट का, फिर हमको ये कर्ण एंथैल्पी के मान दिए हैं, फिर ये हमें क्या दिए हैं? आयनन ऊर्जा के मान, वो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनन ऊर्जा। फिर हमें क्या दिया है? धात्विक और आयनिक त्रिज्याएं। तो अब हमें आयनिक त्रिज्याओं के मान दिए हैं, वो भी PM में, PM का मतलब है पिकोनोमीटर में, तो ये पिकोनोमीटर में हमें मान दिए हैं। फिर हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, फिर हमें क्या दिया है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो भी किसमें? M+2 आयन से M में, दो प्रकार के दिए हैं, और M+3 से M+2 वाले। तो ये भी मानक इलेक्ट्रोड विभव है 1.63, किसका? टाइटेनियम का 1.63। ऊपर जाओ तो क्या लिखा? टाइटेनियम का। और ये क्या है? माइनस के 0.37, ये भी टाइटेनियम का है। लेकिन ये 0.37 जो माइनस का है वो कब है? जब M+3 से M+2 हो रहा है। और माइनस 1.63 क्या है? M+2 से M में। तो हमें ये मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं, ये भी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं। और नीचे क्या दिया है हमें? घनत्व, ये घनत्व के मान दिए हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमको पढ़ना था मानक इलेक्ट्रोड विभव M+3 से M+2 में प्रवृत्तियां। तो यहां से हम इस लाइन को उठा लें, M+3 से M+2। तो हमने यहाँ लिखा है कि टेबल 8.2 से, किससे उठाया हमने? टेबल 8.2 से हमने इन तत्वों को लिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, पूरी 3D सीरीज ली, और ये पूरी लाइन उतार के रख ली, ये वाली, ये पूरी उतार के यहाँ रख ली। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमको सारणी 8.2 से हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान लिख लिए, वो भी किसके? 3D सीरीज के। ठीक, अब हम किताब पढ़ते हैं। ये तो हमने लिख ली है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो आज हमको पढ़ना है। सारणी 8.2 से हमने इलेक्ट्रोड विभव का मान का अवलोकन किया और उनको देखा, अवलोकन किया। अब हम अवलोकन करने वाले हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? ये मान देखो माइनस में है, ये मान छोटा हो गया, ये 0.37 था, ये 0.26 है, तो ये बढ़ गया,
ये बढ़ गया, और फिर ये देखो ये मान बढ़ा तो इसका मतलब ये घट गया। अब ये माइनस से प्लस हुआ तो ये फिर बढ़ा, ये प्लस से 1.57 से 0.77 हुआ, ये घटा, फिर ये बढ़ा। तो यहाँ पर क्या मिल रही है हमको? अनियमितता मिल रही है। एक सा कोई क्रम नहीं है कि घटता हुआ क्रम हो या बढ़ता हुआ क्रम हो। जब आप इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान देखेंगे तो कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो अनियमितता मिल रही है हमें। तो वो क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन की जब हमने अवलोकन किया तो हमने पाया कि स्कैंडियम के लिए इसका जो निम्न मान है, किसका? मानक इलेक्ट्रोड विभव का। स्कैंडियम के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो निम्न है। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न होगा तो मतलब स्कैंडियम +3 का स्थायित्व को दर्शाता है, मतलब स्कैंडियम +3 बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसका विन्यास कैसा है? अक्रिय गैस विन्यास है। वो ये कह रहे हैं कि स्कैंडियम +3 जो होता है वो स्थायी है। क्यों? क्योंकि उसका विन्यास कैसा है? अक्रिय गैस जैसा है। वापस सुन लीजिए कि स्कैंडियम +3 स्थायी है, स्थायित्व को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि उसका विन्यास अक्रिय विन्यास है, और स्कैंडियम के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न है, इसलिए ये स्थायी है। तो हम क्या कर लेते हैं? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो स्कैंडियम का होता है परमाणु क्रमांक 21। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 21। तो हमने भर दिए। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, स्कैंडियम 1, यहाँ ऊपर लिख देते हैं स्कैंडियम। देखो ये स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d1, 21 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और हमने इसको क्या कर दिया? 18 होता है ऑर्गन का, तो अक्रिय युग्म अक्रिय गैस के रूप में लिख दिया। तो हमने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब हम बनाना चाह रहे हैं स्कैंडियम +3। क्या बनाना चाह रहा है? स्कैंडियम +3। तो स्कैंडियम +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा? ER तो जैसे का तैसा रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो स्कैंडियम +3 का ये क्या है? अक्रिय गैस जैसा विन्यास है, और अक्रिय गैस का विन्यास क्या होता है? स्थायी। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि स्कैंडियम +3 जो होता है वो स्थायी होता है। तो स्कैंडियम +3 क्या है? स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू क्या, किस वजह से? अक्रिय गैस विन्यास की वजह से। ठीक है, ड्यू टू नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस विन्यास की वजह से। क्योंकि ऑर्गन का आ गया ना 18 क्या है? अक्रिय गैस विन्यास। तो अक्रिय गैस विन्यास की वजह से स्कैंडियम +3 स्टेबल है। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ लिया। उसका मान क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न होता है। अब वो आगे कह रहे हैं, देखो स्कैंडियम के लिए मान निम्न है, स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है? निम्न है, इसीलिए स्कैंडियम +3 क्या है? स्थायी है, और स्कैंडियम +3 का जो विन्यास है वो अक्रिय गैस जैसा है। अब जिंक को बोले तो कह रहे हैं कि जिंक के लिए इसका उच्चतम मान है। क्या है? उच्चतम मान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि Zn+2 ज्यादा स्थायी है, Zn+3 कम स्थायी है। एक लाइन उन्होंने यहाँ और बोली है कि जो स्कैंडियम है उसके लिए क्या मान है? निम्न मान है। और जिंक के लिए कैसा मान है? यहां हम लिख देते हैं जिंक के लिए कैसा मान है? उच्च मान है। तो जब निम्न मान था तो स्कैंडियम +3 स्टेबल था, और जिंक के लिए उच्च मान है, तो वो कह रहे हैं कि जिंक +2 स्टेबल होता है। किताब कह रही है कि जिंक के लिए उच्च मान है और जिंक +2 स्टेबल होता है। चलो हम चेक करते हैं। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। परमाणु क्रमांक 30, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 30 हमने भर दिए। अब हम मान ले लेते हैं जिंक +2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जिंक +2। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो ये बन जाता है 4s0, ये 3d10। अब हम जिंक +3 भी बना के देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d9। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि ये वाला ये जो है ये क्या होता है? स्टेबल, क्योंकि ये क्या है? फुल फिल्ड है। ये क्या है? हमारी फुल फिल्ड है। अगर हम डी को ऐसे बनाएं तो 1 2 3 4 5 और कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। 3d10 तो स्टेबल है, जबकि 3d9 कैसा है? अनस्टेबल है।
3d9 क्या है, अनस्टेबल, इसलिए जिंक प्लस टू स्टेबल है, इसलिए जिंक प्लस टू स्टेबल है, तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या है, जिंक के लिए उच्च मान है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि M+3 से M+2 में नहीं बनेगा, M+3 से M+2 में जाना पसंद करेगा ये, इसलिए इसका मान क्या है, उच्च मान है, जबकि स्कैंडियम S+3 से S+2 में जाना पसंद नहीं करेगा। अब एक लाइन और वापस पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हमको सारणी 8.2 से इनके मान का अवलोकन करना है। 8.2 से M+3 से M+2 में जो इलेक्ट्रॉन विभव है उनका अवलोकन करना है। तो हमने अवलोकन कर लिया, इन मानों को लिख लिया, तो देख लिया कहीं बढ़ रहे हैं कहीं घट रहे हैं। फिर वो बोले कि स्कैंडियम के लिए जो मान है वो निम्न मान है, कम मान है, और कम मान है इसलिए स्कैंडियम +3 स्थायी है। क्यों स्थायी है, क्योंकि उसका जो विन्यास है स्कैंडियम +3 का वो अक्रिय गैस जैसा है। फिर वो बोले जिंक के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान उच्च मान है। कारण क्या है, अब उच्च मान है तो वो कह रहे हैं कि Zn+3 स्थायी नहीं है, तो कौन स्थायी है, Zn+2। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा Zn+2 का, तो हमको मिला 3d10 जो स्टेबल होता है, जबकि Zn+3 कैसा है, 3d9 जो कैसा होता है, अनस्टेबल। इसलिए जिंक के लिए इसका मान उच्च है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मैग्नीज के लिए। तो वो कह रहे हैं मैग्नीज के लिए भी उच्च मान दर्शाता है, तो इसके लिए भी उच्च मान दर्शा रहा, तो इसका मतलब है कि Mn+2 क्या होगा, स्टेबल होगा, जबकि Mn+3 क्या होगा, कम स्टेबल होगा। सीधी बात है, यदि निम्न मान होगा तो +3 वाला स्टेबल होगा, और उच्च मान होगा तो +2 वाला। जैसे स्कैंडियम के लिए निम्न मान है तो स्कैंडियम +3 स्टेबल है, जिंक के लिए उच्च मान है तो Zn+2 स्टेबल है, ठीक है, 2 वाला। और Mn के लिए भी वो कह रहा है उच्च मान है तो Mn+2 स्टेबल होगा। चलो Mn+2 का भी चेक कर लेते हैं। Mn का होता है 25, तो हम बना लेते हैं सबसे पहले Mn+2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब और देखो 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए, तो ये बन गया 4s0 और 3d5। 3d5 तो ये तो कैसा होता है हमारा 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ये क्या है हमारी हाफ फिल्ड, ये क्या है हाफ फिल्ड, और ये क्या होती है स्टेबल, ये क्या होती है स्टेबल। अगर हम बनाना चाहें Mn+3, क्या बनाना चाहें Mn+3, तो हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा, तो हमारा क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d4। और 3d4 क्या होता है अनस्टेबल, इतना स्टेबल थोड़ी ना है 3d5 जितना, 3d4। तो कौन स्टेबल है Mn+2, और Mn के लिए इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या है, उच्च है, उच्च मान है, ठीक है। और जिंक के लिए भी उच्च मान था, इसलिए जिंक +2 स्टेबल था। Mn के लिए भी उच्च मान है, इसलिए Mn+2 स्टेबल है। स्कैंडियम के लिए निम्न मान था, इसके लिए स्कैंडियम +3 स्टेबल है। अब हम और आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है। हाँ, अब वो कह रहे हैं आयरन के लिए निम्न मान है, आयरन के लिए क्या है निम्न मान, और निम्न मान में क्या होगा +3 वाला। जैसे स्कैंडियम के लिए निम्न मान था तो स्कैंडियम +3 स्टेबल था, वैसे ही आयरन के लिए निम्न मान है तो आयरन +3 स्टेबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि स्टेबल है भी कि नहीं है। आयरन का मतलब है 26 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक कितना 26। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं Fe+2 और बना लेते हैं Fe+3। तो जब हमने Fe+2 बनाया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो क्या हो गया, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये 4s0 हो गया और ये 3d6 हो गया, 3d6। अब हम Fe+3 बना रहे हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो ये 4s0 और ये 3d5। आप जानते हो 3d5 क्या होता है स्टेबल, क्योंकि क्या है हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होती है स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और ये क्या है, ये अनस्टेबल है। तो आयरन के लिए मान क्या है, निम्न है, निम्न मान है, इसलिए आयरन +3 स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है, विन्यास से पता चल रहा हमको। अब हम एक लाइन और पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वेनेडियम के लिए भी निम्न मान है, तो वेनेडियम के लिए भी निम्न मान है, तो वेनेडियम +2 का स्थायित्व को हम देखते हैं। ये वेनेडियम है, वेनेडियम का कितना होता है, वेनेडियम का होता है 23, भर देते हैं हम 23। तो वेनेडियम का जब वेनेडियम +2 बनाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s0 और 3d3।
तो बेनेडियम में भी क्या होता है, बेनेडियम देखो +3 बनाया, हम और बना देते हैं +3 वाला, तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d2। अब देखिए जैसे क्रोमियम में होता है ना T2G वाला स्टेबल, वैसे ही बेनेडियम में भी जो T2G होती है उसमें 3d3 क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि T2G में होते हैं 3 और वो कैसे होते हैं, हाफ फिल्ड, तो ये बन जाती है हमारी हाफ फिल्ड जैसी स्टेबल। अब की ये क्या है, क्रोमियम जैसा ही है बेटा, क्रोमियम जैसा, तो बेनेडियम में इसी वजह से ये स्टेबल है, 3d3 स्टेबल है, इसलिए बेनेडियम +2 क्या है, प्रेफर करेगा, स्थायित्व है। ठीक है, अब हम एक लाइन को पढ़ देते हैं कि वो कह रहे हैं हमको मानक इलेक्ट्रॉन विभव की प्रवृत्ति देखनी है। तो सारणी 8.2 से हमने अवलोकन किया कि कहाँ किसका मान कम है, किसका मान ज्यादा है। तो हमने पाया कि स्कैंडियम के लिए इनका मान निम्न होता है, इसलिए स्कैंडियम +3 स्थायित्व को दर्शाता है। इस स्कैंडियम +3 का जो विन्यास है वो अक्रिय गैस जैसा है। जिंक के लिए ये मान उच्च है, तो ये जिंक +2 स्थायित्व को दर्शाता है, क्योंकि जिंक +2 कैसा होता है, फुलफिल्ड, D10 होता है, D10 का मतलब फुलफिल्ड, जो क्या होता है, स्थायी होता है। फिर Mn की बात करें तो Mn के लिए भी ये मान उच्च है। तो जब हमने Mn+2 देखा और Mn+3 देखा, तो Mn+2 का था D5 विन्यास, और D5 क्या होता है, स्टेबल, जबकि Mn+3 का क्या था, 3d4 जो क्या था, अनस्टेबल, और Mn+2 में क्या था, 3d5 जो क्या था स्टेबल। फिर बोले आयरन का देखो, तो आयरन के लिए भी ये मान निम्न है। तो आयरन +3 के लिए देखा, जब आयरन +3 के लिए तो 3d5 जो क्या होता है, आयरन +3 के लिए स्टेबल होता है, और Fe+2 के लिए देखो 3d6 जो अनस्टेबल है। फिर बोले बेनेडियम के लिए मान निम्न होता है, लेकिन बेनेडियम में जो +2 वाला है वो 3d3 बना रहा है, और 3d3 में बेनेडियम में T2G में जो D3 होता है वो स्टेबल होता है, जबकि बेनेडियम +3 में क्या बन रहा है, 3d2, तो वो अनस्टेबल होता है।